Good morning, students. Earlier to this, we have started with the chapter 1.4 Big Data, Big Insight. Today, we will continue with the same chapter, the second part of explanation. What we have seen in the first part, we have seen that there are the various things which are held by the big data collection. पहला जो उसमें देखा था हमने वो था लोकेशन के बारे में, सेकंड था वेदर पैटर्न्स के बारे में, तीसरा था हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में, अभी फोर्थ वाला है यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के बारे में. चलिए शुरू करते हैं अभी. विद द बिग डाटा एनालिटिक्स the investment patterns of the people can be studied. New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो कि बिग डाटा एनालिटिक्स जो किया जाता है उसकी वजह से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कैसे किस बारे में होती है, अबाउट द इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ द पीपल, इनको स्टडी किया जा सकता है. साथ ही में न्यू इनसाइट्स हैव इनेबल्ड द बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज टू कम विद सुटेबल प्लान्स. लोगों का अगर उनका एक इंटरेस्ट पता चलता है तो उसकी वजह से बैंक जो है लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पे बेटर स्कीम्स और प्लानिंग्स उनके लिए ला सकते हैं. जैसे हमें पता है कि एक पर्सनल लोन जो होता है उसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, लेकिन लोग जो घर खरीदते हैं और घरों के लिए होम लोन जो लिया जाता है उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि पर्सनल लोन ये प्लेजर या फिर किसी और पर्पस के लिए होता है. होम लोन उनकी एक इमोशनल एक फीलिंग वहाँ पे अटैच होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और अमाउंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम रखा जाता है. तो जिस एरिया में लोगों का इंटरेस्ट जिस तरफ है, कल्ट जिस तरफ है, उसके हिसाब से वहाँ पे बैंक उनको ऑफर्स देता है. तो ये सब कैसे होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेरियस डाटा एनालिसिस. नाउ बैंकिंग एंड finance sector is using big data to predict and prevent cyber crimes. तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो होता है वो बिग डाटा का यूज करते हैं. किस लिए? टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स. साइबर क्राइम्स यानी पता है आपको, तो जो ऐसे कंप्यूटर से या फिर लोगों की जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनका फोन नंबर हो गया, बैंक के डिटेल्स हो गए, कार्ड का नंबर हो गया, है ना, आगे दिया भी हुआ है वहाँ पे, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, आर्चिवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एटसेट्रा. तो ये अलग अलग टाइप के ये फ्रॉड्स है. ठीक है, कौन से? साइबर क्राइम हो गया, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, जैसे कार्ड का क्लोनिंग किया जाता है. इसी तरह से आर्चिवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स, तो एक तरह से लोगों की जैसे डिपॉजिट वगैरह जो है ये वगैरह बात है. तो इनसे रिलेटेड जो भी क्राइम्स है इनके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बिग डाटा प्रोवाइड करता है उससे बैंक और फाइनेंस सेक्टर को मदद मिलती है क्राइम को रोकने के लिए. बाय एनालाइजिंग द पास्ट डाटा ऑफ देयर कस्टमर्स एंड द डाटा ऑन previous brute force attacks, banks can predict future attempts. अभी brute force attacks यानी क्या होता है यहाँ पे? brute force attacks यानी यहाँ पे एक तरह से एक मालवेयर अटैक होता है. जानबूझकर ये वायरस कंप्यूटर में छोड़ा जाता है, लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन में छोड़ा जाता है, जिससे कि लोगों के जो पासवर्ड जो होते हैं बैंक से रिलेटेड पासवर्ड्स, उन पासवर्ड्स को हैक किया जाता है. जब तक वहाँ पे एक
वो गेस करता है, गेसिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ टारगेटेड पासवर्ड अंटिल द राइट वन इज फाउंड। तो इसको कहा जाता है ब्रूट फोर्स अटैक्स। ठीक है, तो इस तरह से ब्रूट फोर्स अटैक वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बैंक जो होती है वो उसको प्रेडिक्ट कर सकती है कि फ्यूचर में कब ऐसा हो सकता है करके। इसके बाद में बिग डाटा नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग साइबर क्राइम्स बट इट आल्सो हेल्प्स इन हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड टू मिस्ड ट्रांजैक्शंस एंड फेलियर्स इन नेट बैंकिंग। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिस्ड ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है यहाँ पे, जो कि रॉन्ग ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो ऐसे रॉन्ग ट्रांजैक्शंस के बारे में या फिर फेलियर्स इन नेट बैंकिंग के बारे में वगैरह इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए बैंकों को मदद होती है बिग डाटा से। इट कैन इवन प्रिडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स यानी यहाँ पे दैट इज द ग्रोथ। तो यहाँ पे जो कुछ भी पॉसिबल ग्रोथ है इसके बारे में भी वो गेस कर सकता है। इन व्हाट ऑन सर्वर्स सो दैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंगली। तो पॉसिबल ग्रोथ के बारे में सर्वर्स के ऊपर जो प्रेशर आता है जिससे सर्वर भी डाउन हो जाता है कभी कभी, तो इनके बारे में भी वो गेस कर सकते हैं और इनमें एक पॉसिबल जो फ्यूचर में जो कुछ भी यहाँ पे कुछ घटना हो सकती है जिससे कि बैंक को नुकसान हो सकता है, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे रोका जा सकता है। देन द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जिसका एक उसका एब्रीविएशन है उसका SEC। तो SEC जो है जिसका लॉन्ग फॉर्म है वहाँ पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities। तो बिग डाटा जो है उसका यूज करके जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो होता है वो क्या करता है कि पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स या सस्पिशियस एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। और SEC का काम है कि SEC इज यूजिंग network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the financial markets। तो possible frauds को भी वो identify करते हैं। इसके बाद में high frequency trading in जिसको HFT कहा जाता है is an area where big data finds a lot of use today। Big data algorithms are used to make trading decisions. Today, the majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds। यहाँ पे HFT होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहते हैं इसको। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि HFT में बोले क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है बिग डाटा की। तो उसमें बिग डाटा एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है काय के लिए, ट्रेडिंग का डिसीजन लेने के लिए। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। शेयर मार्केट में जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं वहाँ पे किन कंपनियों के शेयर वहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं, किन के कम होते हैं। तो ये बाय एंड सेल होता है वहाँ पे। इसमें क्या होता है कि एक तरह से जो एल्गोरिदम जो है वो अपना काम करता है वहाँ पे। एल्गोरिदम यानी यहाँ पे एक तरह से वो गणन क्रिया होती है, तो गिना जाता है उसमें। तो ये गणन क्रिया जो होती है तो उसके हिसाब से वो काम करता है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो, और उसमें जो डाटा रहता है उसके हिसाब से वो काम करता है। तो ये एल्गोरिदम खुद का अपना एक ट्रेंड बताता है कि उसमें ट्रेडिंग डिसीजंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में वो गेस करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग जो होती है इसमें इस डाटा एल्गोरिदम का बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इनटू अकाउंट सिग्नल्स
फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क एंड न्यूज़ वेबसाइट टू मेक। तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और बाय एंड सेल के डिसीजन जो है इनको सेकंड्स में वो एक तरह से इनको पहचान सकता है। तो ये डिसीजन बहुत ही फास्ट होते हैं और इनको एक गेस कर पाना मुश्किल होता है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है, कौन से शेयर गिरेंगे, कौन से चढ़ेंगे करके, शेयर मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। ये सभी बातें जो गेस करता है वो ये बिग डाटा एल्गोरिदम करता है। इसीलिए फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में, ट्रेडिंग के सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प दिखाई पड़ती है बिग डाटा की। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के बारे में कह रहे हैं वो कि व्हेन वाचिंग अ क्रिकेट मैच वी आर शोन सो मेनी परम्यूटेशंस यानी यहाँ पे जिसको एक के बाद एक जिसको कॉम्बिनेशंस हम कहेंगे, एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions and workouts। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच वगैरह जो जब चल रही होती है तो वहाँ पे हमें बहुत सारे वहाँ पे डाटा दिखाया जाता है स्क्रीन पे कि ओवर्स कैसे रहेंगे, इसके बाद में बैटिंग का पेस कैसा हो सकता है, कितने रन स्कोर कर सकती है टीम वगैरह, ये सब बातें वहाँ पे गेस की जाती है। तो ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहती है, उस इंफॉर्मेशन के भरोसे ही वो सब चीज़ें वहाँ पे की जाती है। द डाटा इनेबल्स अ स्पोर्ट्स पर्सन टू स्टडी हिज परफॉर्मेंसेस एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे खुद का भी एक परफॉर्मेंस वो एनालाइज कर सकता है और वर्ल्ड में बाकी को परफॉर्मेंस कैसा है, उनकी बैटिंग स्टाइल कैसी है, उनका स्पोर्ट्स में उनकी क्या ट्रेड्स है वगैरह वगैरह, ये सभी बातें वहाँ पे गेस की जाती है। हम जैसे कोई बच्चा जब दौड़ता है एथलेटिक्स में तो वहाँ पे जैसे हम सेकंड में काउंट करते हैं, लेकिन जब उससे भी लेवल जब ऊपर जाती है तो वहाँ पे मिली सेकंड में भी उसको गिना जाता है। और ये डिफरेंस जो मिली सेकंड का जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए ये बिग डाटा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट हैज़ ट्रिमेंडसली हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस। द सेंसर्स एम्बेडेड in the sports equipment help us to understand our game from close quarters। आपने देखे होंगे कि क्रिकेट की मैच जब चलती रहती है तो बॉल आता है, उसके बाद में स्टंप उखड़ जाता है वहाँ पे, तो कैमरा भी वहाँ पे निकले जैसा आपको दिखता है। तो ये जो होती है तो स्टंप में अभी कैमरा लगाना ये हो गया। उसके बाद में आपने IPL की मैचेस देखे होंगे तो वहाँ पे भी जो अंपायर होता है, अंपायर के सिर पे भी वहाँ पे कुछ कैमरा वगैरह आपको दिखाई देगा। तो ये सभी बातें जो होती है These are the new trends। और ये इक्विपमेंट में अभी ये जो ऐसे कुछ सेंसर्स वगैरह लगाने की ये जो चीज़ें आ गई उसमें, तो ये these are very helpful in improving the quality of the game and monitor everything that is going on there in the game। The sensors help us to understand the field conditions, the weather, the individual performance, etc। Video analytics help us to see each and every performance minutely। ठीक है ना। तो बारकाई से हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है वहाँ पे नंबर 6 पे, वो है एडवर्टाइजिंग। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग में इसमें क्या होता है, तो एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डाटा। तो एडवर्टाइजिंग सेक्टर जो है उसमें बिग डाटा का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बीट फेसबुक, गूगल, ट्विटर और एनी अदर ऑनलाइन जायंट ऑल कीप अ ट्रैक ऑफ यूज़र बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शंस। अभी आप समझ गए होंगे कि शुरुआत में भी इससे हमने स्टार्ट किया था कि आप फेसबुक पे जो एक्टिविटी करते हो, गूगल पे जो एक्टिविटी करते हो, ट्विटर पे जो एक्टिविटी करते हो, तो ये सब क्या करते हैं, दे कीप अ ट्रैक ऑफ द यूज़र बिहेवियर। यूज़र का बिहेवियर वो ध्यान में लाते, ट्रांजैक्शंस क्या खरीद रहा है, वो क्या सर्फिंग कर रहा है,
ये सब चीज़ों के ऊपर वॉच है, इसलिए हमारी इंटरेस्ट की बातें कौन सी है, हम क्या कर रहे हैं, तो ये सभी बातें वो ध्यान में रखते हुए फिर उस तरह की एड्स हमें दिखाई जाती है। These internet giants provide a great deal of data about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. तो हम जैसे अपना गूगल वहाँ पे जैसे हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें वहाँ पे दिखाना वो चालू करता है। तो वो एक अल्गोरिदम होता है। हमें अगर न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है, हमें क्रिकेट की न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है, तो फिर वहाँ पे वो क्रिकेट के बारे में पूरी दुनिया भर की बातें वहाँ पे बताना चालू कर देगा वो। हमें पढ़ाई के बारे में अच्छा लगता है तो न्यू जैसे ऐसे कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट्स है, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के बारे में हमें जानना है, लोकल न्यूज़ के बारे में जानना है, तो हर एक लोकल न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में है या फिर ऑनलाइन है उसको वहाँ पे वो दिखाना चालू कर देता है। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट के एक तरह से दीज आर द ट्रिक्स। ओके, सो दे रन टारगेटेड कैंपेन। जैसा इंटरेस्ट है कस्टमर का उस तरह की उसको चीज़ दिखाओ, फिर वो भी इंटरेस्टेड रहता है उन चीज़ों में तो वो और उसको सर्फिंग करता है। सो इज सेइंग दैट टेक फेसबुक फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटरेस्ट, वेबसाइट विजिट्स, इंटरेस्ट्स, जॉब रोल्स, अगेन डेमोग्राफिक्स एंड व्हाट नॉट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बोले आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, तो वेदर इट इज़ द टारगेट पीपल what they are willing to do। तो यहाँ पे एक वर्ड भी यूज़ किया हुआ है डेमोग्राफिक्स करके, तो स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटिंग टू द गिवन पॉपुलेशन एंड पर्टिकुलर ग्रुप्स विद इन इट। ठीक है, तो ये सभी बातें जो है वो हेल्प करती है बिग डेटा को। ऑल दिस डाटा इज कलेक्टेड बाय फेसबुक एल्गोरिदम यूजिंग बिग डाटा एनालिसिस टेक्निक्स। द सेम गोज फॉर गूगल। When you target people based on clicks, you will get different results, and when you create a campaign for leads, then you will get different results. Okay, all this is made possible using big data। तो यहाँ पे टारगेट पीपल होता है, यानी वहाँ पे जिन लोगों को आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है। So when you create a campaign for leads, then you will get different results। तो वहाँ पे अलग वहाँ पे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जैसे होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जैसा आप सर्व करोगे उस तरह का वहाँ पे आपको चीज़ें वहाँ पे दिखाई पड़ती है, और वैसे ही चीज़ें फ्यूचर में भी दिखाई देती है। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, ये भी 7th वाला पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Big data focuses on targeting people with the right content at the right time. Based on your past views and your behavior online, you will be shown different recommendations. This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagement and drive more revenues। ठीक है, तो यहाँ पे Netflix और YouTube के द्वारा इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने के लिए। अकॉर्डिंग टू योर पास्ट व्यूज़ और बिहेवियर वो आपको वही चीज़ें दिखाना चालू कर देते हैं। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि नाउ इवन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स आर लुकिंग टू सेगमेंट देयर व्यूअर्स डाटाबेस। यहाँ पे टेलीविजन ब्रॉडकास्टर जो होते हैं वो भी लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे अभी नाउ एंड शो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स एंड शोज अकॉर्डिंगली। This will allow better revenue from ads and will provide a more engaging user experience। यहाँ पे वो कह रहे कि एक बेटर रेवेन्यू यहाँ पे पाने के लिए यहाँ पे एड्स को क्लेवरली लोगों के आगे दिखाना, जैसा इंटरेस्ट लोगों का उन लोगों के हिसाब से वहाँ पे उनको वो चीज़ें उनको बताना। जैसे इससे क्या होगा कि एक व्यूअर का जो इंटरेस्ट होता है वो वही चीज़ें उनको देखने के लिए मिलेंगी और एक बेटर एक्सपीरियंस उनको मिल पाएगा। देन नंबर 8 है यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री। बिग डाटा हैज़ इनअनडेटेड द एजुकेशन इंडस्ट्री। अभी इनअनडेटेड यानी ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, तो एक तरह से काफ़ी एक बदलाव
आ सका है एजुकेशन इंडस्ट्री में। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट इन लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स यानी अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज़्यादा। सो अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरी चेंज दैट वी हैव नोटिस्ड in education industry also. How now we have information about the students, their study patterns, and we can now prepare customized and dynamic learning programs according to the need of an individual student. तो यहाँ पे बहुत सारे apps होते हैं, आपने देखे होंगे, और वो apps क्या करते हैं कि बच्चों को वो apps उनको पढ़ाते हैं। तो बच्चों की एक तरह से इंटरेस्ट किस में है, किस तरह का उनका इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा एक प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, उसके बाद में कौन से सब्जेक्ट में उनकी प्रोग्रेस कम हो रही है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे नोटिस हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। उस स्टूडेंट के हिसाब से वहाँ पे एक लर्निंग प्रोग्राम भी कस्टमाइज किया जा सकता है। एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन लेवल इज डिफरेंट। हर एक बच्चे की जो कॉम्प्रहेंशन लेवल जो होती है वो डिफरेंट होती है। द कोर्स मटेरियल कैन नाउ बी डिजाइन कैटरिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा बच्चा वैसा उसको कोर्स वहाँ पे दिया जा सकता है उसके हिसाब से। बिग डाटा मेक्स इट कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस, देयर डिफिकल्टीज, इंफॉर्मेशन regarding various courses and their specialties. We also have an access to the results also. तो एक तरह से बिग डाटा जो होता है वो कन्वीनियंट करता है काय को, तो यहाँ पे उनके चॉइसेस कैसे हैं, उनकी तकलीफ़ें कौन सी है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू वेरियस कोर्सेस एंड देयर स्पेशलिटीज़, इन सबको ध्यान में रखते हुए वो एक वहाँ पे एक प्लान वो क्रिएट कर सकता है। From the results we can gauge the progress of the students. उसको हम नाप सकते हैं। We can gauge the progress of the students. Okay. Understand his strengths and weaknesses. उसकी अच्छाइयाँ क्या है और उसमें कमियाँ कौन सी है, खामियाँ कौन सी है. All these things that we can understand here. This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on his mental makeup and abilities. Okay. So according to his abilities and mental framework here, a better career opportunity उनको provide की जा सकती है. An in-depth study of all this would definitely give new insights into the education industry and help in improving the operational effectiveness and working of educational institutes. ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल दिस, यानी क्या होता था पहले कि बच्चा कैसे भी हो उसको एक ही तरीके से पढ़ाया जाना, तो ये एक ही तरीका जो होता है पढ़ाई का वो गलत, क्योंकि बच्चों की लेवल कम ज़्यादा है, कोई होशियार है, कोई वहाँ पे कम प्रोग्रेस करने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस एजुकेशन इंडस्ट्री में एक नई सोच क्रिएट हो गई। ओके, so it has helped in improving the operational activities and working of educational institutes. This would in general enhance progress of all students. Big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry, that is one size fits all. तो यहाँ पे बोले कि बिग डाटा जो है it has provided a solution to one of the biggest pitfalls. pitfalls यानी यहाँ पे खामी, that is the loophole, or it is a kind of need to improve. यहाँ पे एक जैसे शॉर्टकमिंग हमेशा थी एजुकेशन इंडस्ट्री में कि वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही तरीका सबको, लेकिन बिग डाटा की वजह से अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट देयर the educational policies can be framed, the educational syllabus can be formed, and according to it that student will progress. तो ये सभी बातें जो है these are very helpful in making a proper guess
as well as living a peaceful and again satisfactory life. And for this big data, big insights, these are really helpful things. Okay, so अभी यहाँ पे हम रुकेंगे, we'll stop here, और आगे के पार्ट में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटीज़ देखेंगे. Okay, see you students, bye.